हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 13 में पार्ट 2 देखेंगे आज हम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि सैटेलाइट फ़ोन क्या है, देन कंप्यूटिंग क्या है। कंप्यूटिंग दो टाइप्स के कंप्यूटिंग होता है, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो उसमें से हमने मोबाइल कंप्यूटिंग देख लिया था, देन सैटेलाइट फ़ोन भी देखा था। ओके, और आज हम बात करेंगे कंप्यूटिंग का दूसरा पार्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। आई होप आपको कंप्यूटिंग क्या है वो तो पता ही होगा कि कंप्यूटिंग किसे बोलते हैं। तो जो भी वर्क, जो भी एक्टिविटी, जो भी काम हम कंप्यूटर का यूज़ करके करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करके हम जो भी वर्क करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसे कंप्यूटिंग बोला जाता है। उसके दो टाइप्स है, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लाउड है, तो क्लाउड का मतलब ये भी होता है कि क्लाउड का मीनिंग है या पीपल, ये भी बोल सकते हैं। तो एमसीक्यू में ये भी आ सकते हैं कि क्लाउड का मतलब दूसरा नाम क्या है, तो पीपल भी हो सकता है। ओके, अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो द नेक्स्ट बिग थिंग अवेलेबल टू द यूजर्स टुडे इज a technology called cloud computing. Cloud computing allow user to have complete access of the data or resource from any part of the world. जी, एक जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, एक ऐसा एक सर्वर है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे कोई भी काम है, हमारा जो डेटा है, रिसोर्स है, उसे हम स्टोर कर मतलब सेव कर सकते हैं उस क्लाउड के ऊपर। और कोई भी कोने में से, मतलब वर्ल्ड के कोई भी कोने में से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि जैसे कि हमें डेटा को साथ लेके घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि पेन ड्राइव लगे कि घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेटा है वो डेटा हमने कहाँ पे स्टोर किया है, क्लाउड के ऊपर स्टोर किया है। तो उससे कोई भी जगह में से हम वो डेटा को यूज़ कर सकते हैं। The cloud computing facility is available for both personal and official use. अब ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो वो दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हमारा पर्सनल डेटा भी हो सकता है या फिर कोई ऑफिस से रिलेटेड डेटा भी हो सकता है। तो उसके दो टाइप से क्लाउड कंप्यूटिंग के, मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हम दो टाइप के से यूज़ कर सकते हैं। एक तो पर्सनल और सेकंड है ऑफिशियल यूज़। अब जो पर्सनल यूज़ है उसका एक एग्जांपल तो हम सब उसे यूज़ कर रहे हैं, आपको भी पता है। आपने गूगल ड्राइव, गूगल प्लस फ़ोटो ये सुना होगा, तो ये क्या है, एक एग्जांपल ही है क्लाउड कंप्यूटिंग का। वो क्या करता है, जो हमारे फ़ोटोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, ओके, तो उसे क्या करता है, हम जो फ़ोटोज़ में स्टोर करते हैं, ड्राइव के अंदर स्टोर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें हमारे फ़ोन के अंदर वो सारी चीज़ें, डेटा को सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन केस अगर फ़ोन में से भी चला जाता है डेटा, वीडियो हो या फ़ोटोज़ हो या फिर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, तो हमें वो डेटा हमारी क्लाउड के ऊपर से, क्लाउड मतलब कौन सा, तो जैसे कि गूगल ड्राइव है, गूगल फ़ोटोज़ है, तो वो हमारे पर्सनल क्लाउड के एग्जांपल है। तो उनके ऊपर से हमें हमारा डेटा मिल जाता है। तो इन शॉर्ट आपको पता चल गया होगा कि ये क्लाउड क्या है। ओके, तो क्लाउड के अंदर ये जो गूगल प्लस है, गूगल ड्राइव है, वो किसके एग्जांपल है, पर्सनल यूज़ के एग्जांपल है, जिससे हम हमारे डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और ये जो गूगल है वो हमें फ्री ड्राइव स्पेस देता है। कितनी देता है, 5 GB की। तो वो हमें 5 GB की फ्री ऑफ स्पेस भी देता है। तो जो वो 5 GB के अंदर हम हमारे वीडियोस, फोटोज़, ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, वो सारी चीज़ें हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। Google provides us free drive space of 5 GB shared between Google Drive and Google Plus Photos, so that you can keep your files, emails and photos accessible from any device, anywhere. This option is always better than carrying a pen drive. So हमें पेन ड्राइव लेके घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लाउड का मीनिंग पीपल भी हो सकता है। क्लाउड एक सर्वर है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, और आपको ये भी याद रखना है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो पर्सनल तरीके से और ऑफिशियल यूज़, दोनों तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे ये भी एमसीक्यू हो सकता है कि जो गूगल है वो कितनी फ्री ड्राइव स्पेस देता है, तो 5 GB स्पेस देता है। ओके, देन ये एमसीक्यू हो सकता है कि पर्सनल क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल कौन से हैं, तो गूगल ड्राइव एंड गूगल प्लस फोटोज़ उसके एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स, ये सारे एमसीक्यू हमें याद रखना है। ये आप देख सकते हैं, एक इंटरफेस है
गूगल ड्राइव का। ओके, अब one of the many benefits of personal cloud is the features of automatic synchronization। एक और फीचर्स है पर्सनल क्लाउड कंप्यूटिंग का, वो है सिंक्रोनाइजेशन, ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन। मतलब क्या कि जितने भी डिवाइस आपने सिंक किए हुए हैं तो सर्वर के साथ, तो वो डिवाइस में आपका डेटा ऑटोमेटिक आ जाता है। वो कैसे? तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप मोबाइल में से एक वीडियो को परचेज़ करते हो। ओके, अब आपने क्या किया है कि आपने आपके मोबाइल के अलावा दूसरे आपके जो डिवाइस है वो आपने क्लाउड के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, मतलब सिंक किए गए हैं। कौन से डिवाइस? जैसे कि आपका ऑफिस का लैपटॉप हो, घर का डेस्कटॉप हो, ये सारे डिवाइस भी आपने क्या किए हैं? सिंक किए गए हैं, मतलब सिंक्रोनाइजेशन किया है आपने। तो क्या होगा कि अब आप जो वीडियो आप मोबाइल में से परचेस करते हो, तो आपने डाउनलोड कर दिया है, परचेस कर लिया है, तो वही वीडियो आपका डाउनलोड जितने भी आपके डिवाइस आपके सिंक है उतने डिवाइस के अंदर भी वो आपका ऑटोमेटिक सिंक होता है, वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि हर एक डिवाइस के अंदर आपको वो वीडियो डाउनलोड करने की या उसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी समझ में आ गया है आपको कि एक बेनिफिट क्या है उसका, कि ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन, तो सिंक्रोनाइजेशन की भी वो फैसिलिटी देता है। This feature comes in handy when user wants to keep copies at multiple places. Say for example, if a user searches for video and on web and purchase this video using mobile device, then this video file not only download to their mobile device but also downloads automatically to all the device that are linked with a cloud account। तो जो जितने भी हमारे लिंक हो गए क्लाउड अकाउंट के साथ, जितने डिवाइस हो गए उसके अंदर ये वीडियो डाउनलोड हो जाता है। It is possible to sync the cloud account with multiple devices like user home desktop, office laptop, and mobile phones. Ubuntu One is the personal cloud platform that allow us to keep all our digital data together. फ्रेंड्स, एक एग्जांपल यहाँ पे एक क्लाउड प्लेटफॉर्म का नाम है उबंटू वन, जो याद रखना है हमें। ओके फ्रेंड्स, उबंटू वन है वो एक पर्सनल क्लाउड प्लेटफॉर्म है। जैसे कि हम गूगल ड्राइव फोटोज़ का यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पे उबंटू के अंदर उबंटू वन नाम का एक पर्सनल क्लाउड पर प्लेटफॉर्म है। फिर से एक बार फ्रेंड्स, जैसे कि हम गूगल ड्राइव एंड फोटोज़ का यूज़ करते हैं, वैसे ही उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये उबंटू वन नाम का पर्सनल क्लाउड प्लेटफॉर्म है। याद रखना है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि उबंटू के अंदर कौन सा पर्सनल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, तो उबंटू वन नाम है उसका। वी कैन यूज़ द कंटेंट अवर वे वेर एवर वी आर। अब आपको ये तो पता चल गया है कि ये वर्क कैसे करता है, सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है, तो वैसे ही प्रोसेस यहाँ पे हम कर सकते हैं। With Ubuntu One suite of cloud service that includes storage, sync, sharing and streaming। वही फैसिलिटी देता है सिंक्रोनाइजेशन की, स्टोरेज की, शेयरिंग की, डेटा स्ट्रीमिंग। We have immediate access to our music collection, favorite photos, videos, important documents and more at any time and from any device। It was launched in May 2009 to provide sustainable revenue for Ubuntu, the free operating system, which is commercially backed by Canonical। याद रखना है फ्रेंड्स कि ये कब लॉन्च हुआ था उबंटू वन, तो मई 2009 के अंदर लॉन्च हुआ था। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखना है। फर्स्ट एमसीक्यू है आपका कि उबंटू के अंदर पर्सनल क्लाउड कंप्यूटिंग कौन सा है, तो उबंटू वन है। उबंटू वन कब लॉन्च हुआ था, तो याद रखना है मई 2009 के अंदर लॉन्च हुआ था। ओके, और उसको किसने बैकअप लिया था, मतलब कि वो लॉन्च होने के बाद वो कमर्शियली बैकअप किसके द्वारा हुआ था, तो कैनोनिकल के द्वारा वो बैक हुआ था, वो भी याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो कैनोनिकल ने से जो कैनोनिकल वो कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक कंप्यूटर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है कैनोनिकल। तो ये कंपनी ने उसे बैकअप में लिया था, किसको, उबंटू वन को। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स कि किसने बैकअप में लिया था, तो कैनोनिकल नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने उबंटू वन को बैकअप किया था, मई 2009 में लॉन्च हुआ था। ओके, और इसके अगर हमें विजिट करनी है तो उसकी एक वेबसाइट पे है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, याद रखना है one.ubuntu.com। फ्रेंड्स, उबंटू वन नहीं है, याद रखना है। एमसीक्यू में आप मिसगाइड हो सकते हो कि
पहले 1 आता है कि उबंटू, तो नाम उबंटू 1 है उसका, लेकिन वेबसाइट में 1.ubuntu.com है ये। ओके फ्रेंड्स, तो जितने भी मैंने आपको बोले हैं वो सारे MCQ हमें याद रखने हैं। बिजनेस हैव ऑल्सो बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हम देखने वाले हैं कि बिजनेस रिलेटेड हमने जो अभी आपको हमने देखे हैं कि उबंटू 1 है, देन गूगल ड्राइव, फोटोज़ जो है वो हमारे पर्सनल क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हमें बिजनेस रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड यूज़ करने हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो जो बिजनेस के बेस ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 टाइप्स के मॉडल हैं। याद रखना है फ्रेंड्स कि बिजनेस रिलेटेड क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 टाइप्स के मॉडल हैं। कौन से 3 टाइप्स के हैं? कंप्यूटिंग सिनेरियो इज अवेलेबल इन डिफरेंट मॉडल्स ने SaaS मतलब कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलता है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। मोस्ट IMP याद रखना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये भी MCQ हो सकता है कि बिजनेस रिलेटेड क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने मॉडल है? तो 3 मॉडल है। हर एक मॉडल की फुल फॉर्म के साथ हमें याद रखना है, और ये इजी है। अगर आपको ये फुल फॉर्म याद हो चुके हैं तो वो फुल फॉर्म के ऊपर से ही टॉपिक के अंदर डीप में है, डिटेल्स है कि फुल फॉर्म आता है तो उस आपको डीप में क्या है वो भी आ जाएगा। फर्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ओके, हम पहले देखेंगे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आपको इतना तो आइडिया आ चुका होगा कि यहाँ पे बात किसकी होने वाली है? सॉफ्टवेयर की होने वाली है। ओके, तो पहले हम ये देखेंगे कि सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। सर्विस प्रोवाइडर मतलब क्या कि जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग इट्स ऑन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जनरली यूज द सॉफ्टवेयर बाय मेकिंग पेमेंट टू द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। The service provider hosts the software at its web server so that the company does not need to install it. यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ओके, तो वो क्या करती है, हमारे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी? सॉफ्टवेयर की पड़ती है, उसकी इंस्टॉलेशन की, उसको ख़रीदने की, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने की, या फिर हार्डवेयर कंपनी होती है तो हार्डवेयर को ख़रीदने की, उसके मेंटेन करने की, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या करता है कि वो सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब कि वो अपने सॉफ्टवेयर क्लाउड पे रख देता है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम वो सॉफ्टवेयर का यूज़ हम क्लाउड में से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हमें हमारा सॉफ्टवेयर को ख़रीदने की, उसे इंस्टॉल करने की, उसे मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, हम उसे पेमेंट करके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास से हम सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। ओके, तो जो हमें अलग अलग मेंटेन करने की या हार्डवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है वो सारे काम कौन करता है? जो सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें सॉफ्टवेयर देता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, तो ये सारे काम भी वही करता है, तो हमें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। The service provider hosts the software at its web server so that the company does not need to install it. वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने वेब सर्वर के ऊपर सॉफ्टवेयर को रख देता है। ओके, और फिर हमें उसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सारी चीज़ें, सारा काम वही मैनेज करता है। द सर्विस प्रोवाइडर विल ऑल्सो मैनेज द सॉफ्टवेयर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। दिस मॉडल रिलीव द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम बाइंग, इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। All they need an internet connection that allow them to connect to the software and use it. सिर्फ ज़रूरत किसकी पड़ती है? इंटरनेट कनेक्शन की पड़ती है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एग्जांपल्स इंक्लूड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एज ए सर्विस, CRM। ये किसका एग्जांपल है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एक एग्जांपल है। Salesforce.com is one of the most used cloud service for a customer relationship management software. ओके, फिर और इसकी वेबसाइट भी है, वो आपको देख लेना है कि salesforce.com में आप विजिट भी कर सकते हो।
इन शॉर्ट कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या है, कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो क्या करता है, अपने वेब सर्वर के ऊपर सॉफ्टवेयर को रख देता है, और ऐसी जो कंपनी होती है जो सॉफ्टवेयर को ख़रीदना नहीं चाहती है तो वो कंपनी उसे पेमेंट करके वेब सर्वर के ऊपर से सॉफ्टवेयर को खरीद सकती है। मतलब जो सॉफ्टवेयर उसने रखा है जो हमें चाहिए उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। देन सॉफ्टवेयर को में कोई प्रॉब्लम होता है उसे मेंटेन करना, इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना, जो भी काम होता है वो वही करता है सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो ये सारा मैनेजमेंट भी वही करता है सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत किसकी पड़ती है, हमें इंटरनेट कनेक्शन की, वो ज़रूरी है। देन ये आपको पता चल गया है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या है। अब फ्रेंड्स उसका एग्जाम्पल याद रखना है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एक एग्जांपल है जिसका नेम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। तो यहाँ पे ये भी MCQ हो सकता है कि CRM का फुल फॉर्म क्या है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट याद रखना है। ओके, एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है उसकी एक क्लाउड सर्विस है जिसका नेम है salesforce.com। मोस्ट यूज़ होती है ये, तो ये भी इसका नाम हमें याद रखना है। ओके, फर्स्ट MCQ है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, उसका फुल फॉर्म याद रखना है। ओके, इसके बेनिफिट क्या है ये भी याद रखना है MCQ में। देन नेक्स्ट MCQ, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एग्जांपल क्या है, CRM, ये याद रखना है। नेक्स्ट MCQ की CRM की मोस्ट यूज़ होने वाली क्लाउड सर्विस कौन सी है, Salesforce है, ये भी याद रखना है आपको। एंड salesforce.com जो उसकी वेबसाइट है वो भी को याद रखनी है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस समझ में आ गया है तो सेम वैसा ही है, कौन सा, सेकंड था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। उसके अंदर क्या यूज़ होता है, हार्डवेयर का। जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर हमें जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमें सॉफ्टवेयर के बदले वो हमें फिजिकल रिसोर्स मतलब कि जो हार्डवेयर है उसे हमें प्रोवाइड करता है। A business organization may hire the hardware infrastructure as a service from the cloud service provider instead of establishing its own physical resource। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे कि हम वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, उससे बदले हमें यहाँ पे हार्डवेयर की फैसिलिटी मिलती है। ओके, जैसे हमें हार्डवेयर को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि डिवाइस होते हैं, स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटिंग, बैकअप के लिए, नेटवर्किंग के लिए जो कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कंप्यूटेशन के लिए, ये सारे ऑपरेशन के लिए हमें हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में, तो वो हमें हार्डवेयर की फैसिलिटी देता है, हार्डवेयर इक्विपमेंट भी हमें देता है। द सर्विस प्रोवाइडर ऑन all the equipments and it's responsible for housing, running and maintaining it। जैसे सॉफ्टवेयर में वो सारी चीज़ें इंस्टॉलिंग, बाइंग और मेंटेन करता है, वैसे ही हार्डवेयर के अंदर भी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही लेता है सर्विस प्रोवाइडर, हाउसिंग की, रनिंग की एंड मेंटेनिंग की। Some of the infrastructure as a service provider are Windows, Azure Virtual Machine, Google Capture Engine and HP Cloud। जैसे फ्रेंड्स हमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर एग्जांपल याद रखे थे CRM, वैसे यहाँ पे हमें याद रखना है कि कौन से प्रोवाइडर है वो एग्जांपल थे। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के प्रोवाइडर के नेम याद रखने हैं फ्रेंड्स, MCQ में आ सकता है। कौन से सर्विस प्रोवाइडर है उसका नेम है विंडो, एश्योर वर्चुअल मशीन, गूगल कंप्यूटर इंजन एंड HP क्लाउड। ये 3 प्रोवाइडर हमें याद रखने हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का यूज़ होता है, वैसे ही जो थर्ड मॉडल है हमारा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, उसके अंदर किसका यूज़ होता है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर के टूल्स एंड लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। ओके फ्रेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, सर्विस मतलब सॉफ्टवेयर की सर्विस प्रोवाइड करता है। वैसे ही यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में सॉफ्टवेयर के अंदर जो यूज़ होते हैं टूल्स एंड लाइब्रेरी के यूज़ हम करते हैं, तो वो टूल्स एंड लाइब्रेरी यहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करता है। A business organization here is generally a software company that create that software using tools and or library from the service provider. It also controls software deployment and configuration setting। जैसे
सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में, वैसे ही यहाँ पे सॉफ्टवेयर की जो टूल्स एंड लाइब्रेरी होती है उसके डिप्लॉयमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन का काम भी सर्विस प्रोवाइडर करता है। द सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड द नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज एंड अदर सर्विसेज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर डिप्लॉइंग सॉफ्टवेयर। These modern facilities the deployment of software application without the cost and complexity of buying and managing the underlying hardware and software provisioning hosting capabilities. Many companies have ventured into the domain of cloud computing. यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के जो क्लाउड्स है, कंपनीज के नेम है जो प्रोवाइड करते हैं हमें, उसके नेम आपको थोड़े बहुत तो पता ही है कि जैसे सन माइक्रोसिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल, इंटेल, एचपी, ये सब नाम भी हमें सुना ही होगा। तो ये सारे क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के एग्जाम्पल है। और इसे यूज़ करने के लिए किसकी ज़रूरत, थोड़ी बहुत आईटी नॉलेज की ही ज़रूरत पड़ती है, जिसके अगर थोड़ा आईटी नॉलेज है तो हम इसका ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आपको पता चल गया। इसमें एमसीक्यू में क्या याद रखेंगे कि सर्विस प्रोवाइडर हमें सॉफ्टवेयर की यूज़ करने के लिए टूल्स एंड लाइब्रेरी को प्रोवाइड करता है। दैन उसके जो एग्जांपल है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये सारी कंपनी के नाम हमें याद रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ऑब्जेक्ट ह्यूमन रिकॉग्निशन। जो मतलब कि अभी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, ट्रेंड कौन सा है, टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमें पढ़ना है ना इस चैप्टर में। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ हम करते हैं, तो उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे कि RFID से रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, जैसे बायोमेट्रिक्स, GPS, स्पीच रिकॉग्निशन। तो ये सारी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। ओके, देन उसके अंदर हम फर्स्ट टेक्नोलॉजी है हमारी बुक में, अभी सिलेबस में ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे सिलेबस में है, हम वही देखेंगे अभी टेक्नोलॉजी। तो उसमें है फर्स्ट फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन। तो फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन क्या है वो देखेंगे। तो आपने इसका यूज़ किया ही होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम जब आधार कार्ड के लिए जाते हैं, ओके, उसको बनाने के लिए जब जाते हैं तो हमें हमारा जो फिंगरप्रिंट देनी पड़ती है, तो वो क्या है, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन की आइडेंटिटी के लिए हम देते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी किसके लिए होती है कि हमें एक यूनिक आइडेंटिटी के लिए, कि सारे टेक्नोलॉजी के हम इसका यूज़ इसलिए ही करते हैं कि हमारी एक अलग आइडेंटिफाई हमें कर सके, आइडेंटिटी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड किसके लिए, मतलब उसका रीज़न क्या है कि हर एक इंडिया के अंदर जो जितने भी इंसान हैं वो उसकी हर एक की पर्सनल आइडेंटिटी के लिए उसका हम यूज़ करते हैं आधार कार्ड का। तो इसके लिए हम हमारे जो आई के रेटिना होते हैं उसका भी यूज़ करते हैं, देन फिंगरप्रिंट का भी यूज़ करते हैं। ओके, अब क्यों करते हैं वो भी हम देखेंगे आगे। तो हम फिंगरप्रिंट का यूज़ क्यों करते हैं, तो हमें पता है कि जो पहले के ज़माने में क्या होता था कि सबको ऐसा नहीं था कि सब पढ़े लिखे थे, सबको साइन करने भी नहीं आती थी। तब क्या होता था कि वो थंब का यूज़ करते थे, मतलब कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर साइन की ज़रूरत पड़ती थी तब इंक पेन से वो क्या करते थे, थंब लगाते थे। तो किसके लिए, क्योंकि थंब क्यों, क्योंकि एक उसकी एक आइडेंटिटी है। और थंब का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हर एक के जो थंब के जो हमारी जो होती है, जिसे हम बोल सकते हैं कि जो जो हमारी रेखाएं होती है वो बोलते हैं ना हम थंब की या फिंगर्स की, तो वो जिसे हम फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं। तो वो सारे फिंगरप्रिंट्स सबके एक नहीं होते हैं, हर एक इंसान के ये प्रिंट्स होती है, पैटर्न्स होती है, वो सबकी कैसी होती है, यूनिक होती है, अलग अलग होती है। ओके, तो इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, फिंगर्स का या थंब का यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका हम यूज़ करते हैं। ओके, तो हम बहुत ऐसी जगह पे भी उसका यूज़ कर सकते हैं फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन का, जो हम देखेंगे कि कौन कौन सी जगह पे हम करते हैं। और एक बात कि ये जो फिंगरप्रिंट्स होती है वो फिंगरप्रिंट्स हमारी मतलब ये सबकी अलग अलग होती है। अगर कोई एक्सीडेंटली या कोई प्रॉब्लम हुआ हो तभी वो चेंज हो सकती है, बाकी हम वो जो फिंगरप्रिंट्स होती है वो चेंज, उसका जो फॉर्मेट होता है, पैटर्न होता है, वो चेंज नहीं होता है, जो वो हमारे बॉल से ही जो होता है वही होता है। ओके फ्रेंड्स, तो
यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे ऐसे जो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जो ऑफिस होती है उसके अंदर हम फिंगरप्रिंट रीडर का यूज़ करते हैं, थंब रीडर का यूज़ करते हैं, अटेंडेंस के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑफिस के अंदर इसका यूज़ होता है। मोस्टली स्कूल के अंदर अटेंडेंस के लिए, स्टाफ या स्टूडेंट की अटेंडेंस के लिए भी इसका यूज़ होता है। ओके, यहाँ पे लिस्ट है जो हमें याद रखना है कि कौन कौन से प्लेस के अंदर वो यूज़ होता है। तो गवर्नमेंट के अंदर भी यूज़ होता है, फॉरेंसिक कॉमर्शियल एप्लीकेशन के अंदर इसका यूज़ होता है। गवर्नमेंट में के अंदर कौन कौन सी जगह पे हो सकता है, तो आधार के लिए, रेशन कार्ड, बीपीएल कार्ड्स के लिए उसका यूज़ होता है। देन ड्राइवर लाइसेंस, वेलफेयर डिस्बर्समेंट, पासपोर्ट कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है तो उसमें क्रिमिनल के इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्रॉप्स आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए, टेररिस्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका यूज़ होता है। और थर्ड डिपार्टमेंट है कॉमर्शियल, तो उसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क लॉगिन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिक्योरिटी, स्मार्ट कार्ड लाइक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, फैसिलिटी एक्सेस कंट्रोल, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड डिस्टेंस लर्निंग के अंदर उसका यूज़ होता है। ओके फ्रेंड्स, अभी तो हमें पता है कि ये जो सिस्टम है वो हम हमारी मोबाइल में भी ये बेनिफिट आ गया है, एक फीचर्स है कि हम अपने फिंगर का यूज़ करके, हम फेस का यूज़ करके उसे ओपन कर सकते हैं। हमारा लैपटॉप हो या फिर कोई मोबाइल डिवाइस हो में भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये टेक्नोलॉजी भी समझ में आ गई होगी, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, जिसमें याद रखना है फ्रेंड्स कि फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन कहाँ पे यूज़ होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है जीपीएस, जो नाम आपने सुना होगा और इसका यूज़ आप और मैं दोनों कर रहे हैं। जीपीएस, इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये क्या है? एक नेविगेशन एप्लीकेशन, एक सिस्टम है जिसका वाइडली यूज़ क्यों होता है, नेविगेशन के लिए जिसका यूज़ होता है फ्रेंड्स। ओके, तो याद रखना है कि जीपीएस, फर्स्ट ऑफ ऑल जीपीएस का फुल फॉर्म याद रखना है। सेकंड कि जीपीएस का जो सिस्टम है इसका वाइडली यूज़ क्यों होता है, तो नेविगेशन के लिए उसका यूज़ होता है। The Global Positioning System is one of the widely used system for navigation application. It is a system created by the US Department of Defense. किसने ये क्रिएट किया था, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा क्रिएट किया गया था। याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 24 सैटेलाइट्स प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट अबव अर्थ। और ये सिस्टम को वर्क करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, जो अर्थ की ऑर्बिट में 24 सैटेलाइट्स का यूज़ होता है। याद रखना है फ्रेंड कि ये पूरी जो सिस्टम होती है, जीपीएस सिस्टम, नेविगेशन एप्लीकेशन, ये कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए जो हमारा अर्थ की ऑर्बिट के अंदर 24 सैटेलाइट्स का यूज़ होता है। The GPS was originally intended for military application, but in the 1980s the government made the system available for civilian use. ये जो GPS है ना फ्रेंड्स, ये टॉपिक्स में बहुत सारे एमसीक्यू हो रहा है। ओके, कि जीपीएस का फर्स्ट यूज़ कब हुआ था, किसके लिए ऐप बनाई थी पहले, तो मिलिट्री के लिए। लेकिन 1980 के अंदर गवर्नमेंट ने फिर ये सिविलियन यूज़ के लिए भी इसे प्रोवाइड कर दिया। इट इज़ अ वेरी रोबस्ट सिस्टम दैट वर्क्स इन एनी वेदर कंडीशंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड 24 आवर्स अ डे। ये जो सिस्टम होती है वो उसे कोई भी वेदर के इफ़ेक्ट नहीं होती है, मतलब हमारा वेदर जैसा भी हो, कोई भी वेदर हो, तो वो वेदर के अंदर भी ये हमारी जीपीएस सिस्टम वर्क करती है 24 आवर्स। एज ऑफ नाउ देयर आर नो सब्सक्रिप्शन फीस और सेटअप चार्ज टू यूज़ जीपीएस। और हमें पता है कि जीपीएस को यूज़ करने के लिए ऐसा कोई सब्सक्राइबर कॉस्ट या फिर ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ ज़रूरी क्या होता है, जीपीएस रिसीवर या फिर हमारे फ़ोन में जीपीएस इनबिल्ट होना चाहिए। ओके, किसकी ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, जीपीएस रिसीवर की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हमारा स्मार्टफोन ऐसा होना चाहिए जिसमें इनबिल्ट रिसीवर हो। तो एमसीक्यू कौन कौन से होते हैं इस पैराग्राफ में, तो फर्स्ट है जीपीएस का फुल फॉर्म याद रखना है। ओके, जीपीएस किसके लिए यूज़ होता है, नेविगेशन एप्लीकेशन है, एक नेविगेशन के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, किसने क्रिएट किया था, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। नेक्स्ट एमसीक्यू के फर्स्ट यूज़ किसने किया था, मिलिट्री एप्लीकेशन ने।
ये सिस्टम को वर्क करने के लिए अर्थ की ऑर्बिट में कितने सैटेलाइट चाहिए? 24 सैटेलाइट चाहिए। नेक्स्ट MCQ है, कौन सी ईयर के अंदर गवर्नमेंट ने सिविलियन यूज़ के लिए रखा था? तो 1980 के अंदर रखा था। ओके, और GPS को यूज़ करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो GPS रिसीवर या फिर चिप इनबिल्ट स्मार्टफोन जिसमें GPS रिसीवर होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है। ये तो हमें पता चल गया है कि इस सिस्टम को वर्क करने के लिए जो अर्थ की ऑर्बिट में 24 सैटेलाइट चाहिए। ओके, लेकिन ये वर्क कैसे करता है ये हम देखेंगे। द GPS टेक्नोलॉजी हैज़ बीन फाउंड यूजफुल इन मैनी एप्लीकेशन एरिया सच एज फ्लीट ट्रैकिंग, सेलुलर टेलीफोनी, डिजास्टर रिलीफ एंड इमरजेंसी सर्विसेज, एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग, रोबोटिक्स एक्सेट्रा। तो ये सारी फील्ड के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द GPS सैटेलाइट सर्कल द अर्थ ट्वाइस अ डे इन अ वेरी प्रिसाइज ऑर्बिट एंड ट्रांसमिट सिग्नल इंफॉर्मेशन टू अर्थ। लेकिन एग्जैक्ट परफेक्ट लोकेशन के लिए क्या करता है, जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट मतलब कि अर्थ की ऑर्बिट में जो सैटेलाइट 24 होते हैं उनमें से हमें एग्जैक्ट लोकेशन के लिए वो 2 सैटेलाइट क्या करते हैं, मतलब कि दिन में 2 बार ये सैटेलाइट और अर्थ की जो ऑर्बिट होती है उसमें घूमते हैं। कितनी बार? दिन में 2 बार। देन वो हमें 2 बार घूमने के बाद हमें एग्जैक्ट लोकेशन वो हमें दिखाता है, और ये जो प्रोसेस होती है उसे ट्रायंगुलेशन बोला जाता है। द GPS रिसीवर टेक दिस इंफॉर्मेशन एंड यूज अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रायंगुलेशन टू कैलकुलेट द यूजर्स एग्जैक्ट लोकेशन। और एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट करके जो हमें देता है वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रायंगुलेशन। The GPS receiver compared the time a signal was transmitted by satellite with the time it was received. अब कोई बार क्या होता है कि हमने GPS ऑन किया है और हमारा लोकेशन हमें जल्दी से दिखा नहीं रहा है, तो वो क्या हो, उसका मतलब क्या होता है कि जो सैटेलाइट है वो कितना दूर है वो हमें इंडिकेट करता है कि वो जो सैटेलाइट है वो जगह से बहुत दूर है। The time difference tells the GPS receiver how far away the satellite is. This process is repeated for 2 or 3 more satellites, and the receiver then can determine the user's exact position and display it on the any electronic map available with the user. एंड अगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखा रहा है तो फिर से वही प्रोसेस क्या करता है, 2 और 3 मोर सैटेलाइट, मतलब 2 या 3 और उससे ज़्यादा सैटेलाइट जो वो क्या करेंगे, उसका यूज़ करके हमें एग्जैक्ट लोकेशन हमें दिखाता है। जैसे कि हमने बोला कि जो सैटेलाइट होते हैं वो दिन में कितनी बार ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं, तो 2 बार घूमते हैं, और एग्जैक्ट लोकेशन के लिए वो 2, 3 या उससे ज़्यादा सैटेलाइट का भी यूज़ कर सकता है, इसके लिए लोकेशन के लिए। लेकिन अगर सिर्फ हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ही कैलकुलेट करना है, ओके, तो उसके लिए सिर्फ 2 ही सैटेलाइट का यूज़ हो, उसके लिए सिर्फ 3 सैटेलाइट का यूज़ होता है, एटलीस्ट 3 सैटेलाइट का यूज़ होता है, वो हमें याद रखना है फ्रेंड्स। MCQ में आ सकता है कि अगर सिर्फ हमें क्या करना है कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का ही देखना है, मतलब रेखांश अक्षांश जो हम बोलते हैं मैथ्स में, सिर्फ हमें वही चाहिए, तो उसके लिए 3 सैटेलाइट का यूज़ होता है। और उससे भी ज़्यादा हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि ट्रिप डिस्टेंस, दैन स्पीड, बिहेवियर, ट्रैक, तो उसके लिए किसका यूज़ होता है? 4 या उससे ज़्यादा सैटेलाइट का यूज़ होता है। याद रखना है फ्रेंड्स डिफरेंस कि अगर सिर्फ हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ही चाहिए तो उसके लिए 3 सैटेलाइट का यूज़ होता है, और उससे ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइक स्पीड, बिहेवियर, ट्रैक, तो उसके लिए 4 या फिर उससे ज़्यादा सैटेलाइट का यूज़ होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको GPS क्या है, किसने क्रिएट किया था, कैसे वर्क करता है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कहाँ पे यूज़ होता है सैटेलाइट, GPS, तो डिजास्टर मैनेजमेंट। इट इज़ यूज इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल लॉस्ट हाइकर एंड एडवेंचर पर्सन बर्ड अंडर डिब्रिस और अंडर वाटर कैन बी फाउंड इफ दे हैव अ सेल फोन और GPS सिस्टम दैट इज ऑन। ऐसे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर इसका यूज़ होता है, जैसे कि अगर
कोई एडवेंचर ऐसे बने हो और हमें कोई पर्सन को ढूंढना है, तो वहाँ पे अगर उसके पास सेल फ़ोन हो और जीपीएस ऑन हो तो ही हम उसे ढूंढ सकते हैं। उसके बाद मिलिट्री के अंदर भी उसका यूज़ होता है। ओके, लाइक फाइटर प्लेन्स, एरियल टैंकर्स, बॉम्बर्स, उसके अंदर भी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें जो टारगेट कौन सा है, पोजीशन कौन सी है एयरक्राफ्ट की, उसके लिए एक्यूरेट है कि नहीं, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। दैन नेवी शिप में भी उसका यूज़ होता है। Tracking deliveries and shipments. Most courier service use GPS tracking system to monitor delivery of goods to customer. नेक्स्ट यूज़ है कि ट्रैकिंग डिलीवर एंड शिपमेंट के लिए भी यूज़ होता है कि हमारा कोई कुरियर पार्सल है तो वो हमें डिलीवर, कोई कस्टमर को डिलीवर हुआ है या शिप हुआ है, डिलीवर हुआ है कि नहीं, उसके अंदर भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है हम ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हैं तो उसके अंदर हमें ये ट्रैकिंग भी दिखाता है कि हमारा पार्सल कब कहाँ पे है, तो वो क्या है, एक ये जीपीएस का ही यूज़ करता है। Then likewise transportation system use it to monitor the transport system. A company using this technology can see if the vehicle has been delayed and suggest a faster route. Alternatively, it can also find out the current location. अगर कोई ट्रक या कोई व्हीकल है कोई कंपनी का, वो अगर बीच में कोई उसे प्रॉब्लम हुई है तो हम जीपीएस से ट्रैक करके उसे सही रास्ता भी हम दिखा सकते हैं। तो ये सारे जो उसके एडवांटेज है वो हमें भी पता है कि रिकवरी ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी स्टॉल हुई हो तो भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं, कोई व्हीकल स्टॉल हुआ हो, लेकिन उसमें क्या ज़रूरी है, अगर कोई लैपटॉप या फ़ोन भी चोरी हुआ हो तो भी हम उसे ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, जीपीएस ऑन होना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ तक ये सारी टेक्नोलॉजी की समझ में आ गई होगी कि जो फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन क्या है, जीपीएस क्या है, देन जो हमने देखा क्लाउड कंप्यूटिंग वो क्या है।